हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी। जल्दी से आ जाएं, फिर स्टार्ट करेंगे। विशाल, प्रियंका, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, जल्दी से आ जाओ। देश, गुड इवनिंग। पिछले, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से आओ। नहीं विशाल। शिवा, गुड इवनिंग। संयोगिता, गुड इवनिंग। नमस्ते, जल्दी से आएं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट फंक्शन कौन सा डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। और तुमने कौन से नंबर का फंक्शन था, मेरे को ये याद दिलवा दो। पांचवा था, छठा था, मेरे ख्याल से सेवंथ होना चाहिए, सेवंथ या एट्थ होना चाहिए। नंदिनी, गुड इवनिंग। सिक्स्थ था, ठीक है। हाँ, तो पढ़ाई करी सबने, फंक्शंस रिवाइज कर लिए जो हमने किए थे। फंक्शंस रिवाइज कर लिए सबने जो हमने किया था। गुड आफ्टरनून सुप्रतिम। चलो, तो आज हम शायद टाइप्स ऑफ फंक्शन को पूरा कर लेंगे। अलग अलग तरीके के फंक्शन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ सुदेश, एक बारी मैं चीज़ें कवर कर लूँ, फिर तुम्हें अपने आप हो जाएगा। हाँ, मॉडुलस अभी नहीं हो रहा होगा तुमसे, क्योंकि मॉडुलस अभी मैंने नहीं कराया है। तो वो जो जो चीज़ें छूट रही हैं वो आज की क्लास करो, फिर चीज़ें कवर हो जाएंगी ना। उसके बाद डाउट्स नहीं बचेंगे, फिर चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आज की क्लास करते हैं। तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि 6 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब सातवां जो फंक्शन है वो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो सेवन्थ फंक्शन है वो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऐसा बोला भी जा सकता है। कोई बुराई नहीं होगी उसके, ठीक है। तो सेवन्थ फंक्शन आता है हमारे पास कौन सा, मॉड्यूलस फंक्शन, जिसके काफी क्वेश्चन तुमने देखे भी होंगे, और बुक्स में भी देखे होंगे और डीपीपीज में भी देखे होंगे, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन देखो क्या होता है। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने भी मॉड्यूलस कहा था। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये चीज देखते हैं, फिर देखते हैं इसका काम क्या है। ऐसे हम मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करते हैं। हम समझते हैं कि इसका काम क्या है। मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगा, तुमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में जो जो सुना है, या जो जो तुम्हारे दिमाग में चीजें पहले से फिट हैं, उनको एक बार के लिए साइड में रख दो, ठीक है। मैं ये चाहूंगा। दूसरी बात ये कि मॉडुलस के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें पता होती है वो क्या है, कि पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये जो परसेप्शन है इसको 1 मिनट के लिए साइड में रख दो। जो भी तुमने सुना है उसको भी 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर तुम्हें समझ आएगी मेरी बात। तो मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये फंक्शन का काम क्या है, समझो। ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज क्या निकाल के दे रही है तुम्हें। वो कहता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या करके देता है, ये वाली जो बात है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ, ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स देगा तुम्हें फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस फंक्शन का ये काम होता है।
मॉड ऑफ एक्स क्या है? गुड इवनिंग विकास ये क्या है? ये एक्स का डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से। एक्स का डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से। जैसे कि मान लो मैंने कहीं पे ये लिख दिया, कहीं पे ये लिखा हुआ है मोड ऑफ 2, यानी कि ये चीज क्या बता रही है? ये जो चीज लिखी हुई है क्या बता रही है? ये 2 का डिस्टेंस बता रही है ओरिजिन से, कि ओरिजिन से 2 कितना दूर है। कहीं पे ये लिखा हुआ है -2, इसका मतलब ये है कि -2 ओरिजिन से कितना दूर है, हम ये देखना चाह रहे हैं। पहली बात मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन बना लो, जैसे कि ये नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पे तुम्हें पता है ओरिजिन कहाँ होता है? यहाँ होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऐसे नंबर लाइन चलती जाती है। मुझे जरा एक बात बताओ, 2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दूर है? 2 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना है? ये ओरिजिन है तुम्हारा 0, 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है? ये कितना डिस्टेंस है? ये 2 यूनिट्स का ही डिस्टेंस है, एक यूनिट ये, दूसरी यूनिट ये। तो 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स का है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 2 का मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि मान लो यहां पे एक नंबर है भाई, ये नंबर है 3.1, मान लो ये एक नंबर है 3.1, मैं पूछूं 3.1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा? अब ओरिजिन से डिफरेंस देखोगे तो 1 2 3 और 0.1, तो ओरिजिन से अगर 3.1 का डिस्टेंस देखोगे तो 3.1 ही आएगा। ओरिजिन से 3.1 का डिस्टेंस कितना आएगा? 3.1 ही आएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ 3.1, मॉडुलस ऑफ 3.1 कितना हो गया? 3.1 ही हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं 0 का मॉडुलस कितना है, यानी कि मैं पूछूंगा कि 0 का डिस्टेंस 0 से कितना होता है, तो 0 का डिस्टेंस 0 से तो 0 ही होता है, तो मॉड ऑफ 0 कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 का डिस्टेंस तो 0 से 0 ही होगा, तो 0 का मोड 0 आ गया। हाँ, मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि माइनस का 0.9 एक नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? -0.9 कहीं यहां मिलेगा, ये -0.9 है। इसका डिस्टेंस देखो ओरिजिन से कितना है, कितना है ओरिजिन से डिस्टेंस? 0.9 ही है। -0.9 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है? प्लस का 0.9 है। डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहना है। तो -0.9 का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो वो भी 0.9 ही आना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइनस का 2.7 है, इसका मॉडुलस निकालने का मतलब क्या है कि माइनस के 2.7 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होएगा? 2.7 ही होएगा, मानते इस बात को? तो इसका मॉडुलस फिर क्या लिखा जाएगा? 2.7, यानी कि मैं इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि इस मोड एक्स का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। तो ये तो बात हो गई इसके काम करने की। अब इसका काम करना समझ में आ गया मुझे, तो यहां से हम 2 चीजें तो डेफिनेटली बता सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन कितनी है, इस फंक्शन की डोमेन कितनी है। यानी कि यहां पे तुमने क्या निकाला हुआ है? यहां पे तो तुमने f(2) निकाला हुआ है, यानी कि 2 का डिस्टेंस निकालना है। अगर 2 का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो इसमें 2 रख दो। अगर 3.1 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो फंक्शन के अंदर 3.1 रख दो। 0 से डिस्टेंस निकालना है तो 0 रख दो। -0.9 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो माइनस का 0.9 रख दो। ठीक है, यहां पे हमने क्या निकाला हुआ है? ये f ऑफ माइनस का 2.7। ठीक है, बोलो क्या ये बात समझ में आई? तो ये बात करनी आई कि कर क्या रहा है ये फंक्शन, इस फंक्शन का काम क्या है। अब जरा मुझे बताओ, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका तुम डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं निकाल सकते? क्या इस फंक्शन को कहीं समस्या आएगी? तुम इस रियल लाइन पे कोई भी नंबर ले लो,
क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका तुम डिस्टेंस नहीं बता पाओगे ओरिजिन से? सबका डिस्टेंस बता दोगे नंबर लाइन पे। जो भी नंबर लेना है वो नंबर ले लो, कोई समस्या नहीं है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर इनपुट कुछ भी डाला जा सकता है, और इनपुट सब कुछ डाला जा सकता है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल्स। इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल्स। और अगर इसकी रेंज की बात करूं, आउटपुट क्या निकाल के देगा? आउटपुट निकाल के दे रहा है ये एक डिस्टेंस। आउटपुट क्या निकाल के दे रहा है? एक डिस्टेंस निकाल के दे रहा है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। देखो जितने भी हमने डिस्टेंस निकाले हैं वो या तो पॉजिटिव आए हैं सारे के सारे, और या फिर जीरो आए हैं। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा तो नॉन नेगेटिव होगी, बिल्कुल क्लोज्ड जीरो से इंफिनिटी। नॉन नेगेटिव, बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहे हो सुदेश नंदिनी। 123 का 123 ही होगा। कितनी भी ले सकते हैं विशाल, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई रेंज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। पर मॉडुलस फंक्शन यही खत्म नहीं होता है, अभी इसके अंदर हमें और बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। बाकी यहां से एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकती हो आर्या, बिल्कुल कर सकती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोर्ड सारे कवर हो जाएंगे, किसी भी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो मस्त होके पढ़ो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, हम कह रहे हैं कि ये तो मॉडुलस का मतलब हो गया। अभी हमने मतलब समझ लिया कि मोड ऑफ टू लिखा है, उसका मतलब क्या है कि टू का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। मॉडुलस ऑफ 3.1 लिखा है, मोड ऑफ 3.1 लिखा है, उसका मतलब है कि 3.1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं इसका करने का काम देखूं कि ये काम कैसे कर रहा है, मतलब इसका काम क्या था वो तो मैंने समझ लिया, इसका काम था क्या कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा था। अब इसके काम करने का अगर मैं तरीका देखूं, तो तरीके की बात करो, तरीका क्या है? देखो, अगर मैं इसको समझूं तो अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर रखा है, अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर रखा है तो उसका डिस्टेंस वो ही नंबर खुद ही आ रहा है। अगर तुमने 2 का डिस्टेंस निकाला तो 2 ही आ गया, अगर तुमने 3.1 का डिस्टेंस निकाला तो 3.1 ही आ गया, तुमने 0 का डिस्टेंस निकाला तो 0 ही आ गया। अगर तुम और भी किसी का डिस्टेंस निकालोगे, 5.1 का मॉडुलस निकालोगे तो 5.1 का मॉडुलस भी 5.1 ही आ रहा है ना। तुम 200 का मॉडुलस निकालोगे तो 200 का मॉडुलस भी 200 ही आएगा। यानी कि पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो का जो डिस्टेंस आता है वो खुद ही आता है। ये बात समझ आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस वो खुद ही आता है। जो हम बोलते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में कि भाई पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, हम ये बात बोलते हैं। पर ये बात समझ आनी चाहिए कि आ कहां से रही है। तो पॉजिटिव या जीरो का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से वो खुद ही आता है। तो पॉजिटिव के केस में मोड ऐसे का ऐसे लिखा जाता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात अगर मैं देखूं, अगर मैं नेगेटिव नंबर का मॉडुलस निकाल रहा हूं, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस निकाल रहा हूं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव नंबर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आना है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आने वाला है। पर ये डिस्टेंस पॉजिटिव आ कैसे रहा है? अगर हम करने का तरीका देखें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो अंदर नंबर रखा हुआ था उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0.9 से 0.9 बनाने के लिए हमने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया है। माइनस का 2.7 से प्लस 2.7 बनाने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं -3 का मोड निकालूंगा तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 3 बनेगा मॉडुलस, तो मुझे पता है 3 बनेगा। पर इससे पहले क्या एक स्टेप हो गया कि हमने इस -3 नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तब ये 3 आया। ये बात समझे? अगर मैं तुमसे बोलूं माइनस का 8 का मॉडुलस निकालो तो मॉडुलस आएगा डिस्टेंस। करने का तरीका देखो भाई, इसका डिस्टेंस तो 8 ही आना है ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस तो -8 का 8 ही आना है। पर अगर मैं ये बात देखूं कि ये 8 बन कैसे रहा है,
8 बनने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो मोड के अंदर नंबर लिखा हुआ है इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं तो 8 बन जा रहा है। करने का तरीका सीख रहा हूं, बात तो वही है, करने का तरीका सीख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं माइनस का 7.1 का मॉडुलस लेना है तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि ये 7.1 बन जाए। मुझे अब एक बात बताना, अगर तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई, क्या मैं इस सारी की सारी बात को एक 2 वर्ड्स में अगर फिनिश करना चाहूं तो क्या ये कह सकते हो कि x का अगर तुम मोड ले रहे हो तो x का मोड 2 तरीके से लिया जा सकता है। सर आपसे पढ़े के SB, अच्छा SB सर मतलब शुभम सर, हाँ जिससे मन करे उससे पढ़ो, दोनों पढ़ा रहे हैं, जो जहां से अच्छा लगे अर्शिल वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जहां पे तुम्हें अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि अगर x का मोड निकाल रहे हो तो x का मोड 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। किन 2 बातों पे? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, जैसा कि मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू पॉजिटिव हुई या फिर 0 हुई, x की वैल्यू पॉजिटिव हुई या 0 हुई तो मॉडुलस वो का वो आ रहा है, मॉडुलस खुद ही आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोड ऑफ x ना 2 पार्ट्स में आउटपुट देता है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हुई, ये जो x लिखा हुआ है अंदर, ये जो x लिखा हुआ है अंदर, अगर ये x 0 या 0 से बड़ा हुआ तो मोड x कितना आएगा तुम्हारा? x ही आएगा। मोड x तुम्हारा कितना आएगा? x ही आएगा। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई, अगर ये x जो अंदर लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव नंबर हुआ, ये एक नेगेटिव नंबर हुआ इस तरीके का, ये एक इस तरीके का नेगेटिव नंबर हुआ, तो जो आउटपुट आएगी वो माइनस का x आएगी ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। जैसे ये रखा हुआ था तो माइनस x आउटपुट आई, माइनस x आउटपुट आई, माइनस x आउटपुट आई। समझे? अगर ये बात समझ गए तो एक बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने अपने पूरे आगे तक की पढ़ाई के लिए। इस चीज को समझने में ही बहुत सरदर्द लग जाता है बच्चों को। अब देखो ये काम कैसे करेगा, काम ये ऐसे करेगा कि भाई अगर मोड ऑफ मोड ऑफ मान लो 10.1 निकाला, 10.1 का मोड निकाला तो 10.1 कैसा नंबर है, ऐसा या ऐसा? 10.1 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 या 0 से बड़ा नंबर है। 10.1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, 0 या 0 से बड़ा है। तो जो आउटपुट है वो यहां से निकलेगी, यानी कि मोड x की आउटपुट x ही आएगी। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 10.1 ही बनेगा। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि 9.6 है, 9.6 का मॉडुलस कैसा, 9.6 कैसा नंबर है? 9.6 यहां वाला नंबर है, तो उसकी आउटपुट सेम वो x ही निकल जाएगी जो पहले थी। कर तो वो ही रहे हैं, करने का कुछ नया काम थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ नई चीज थोड़ी ना कर रहा हूं। 10.1 का मॉडुलस तो तुम्हें पता है 10.1 ही आना है, 9.6 का मोड तो तुम्हें पता है 9.6 ही आना है, उसमें कोई नई चीज थोड़ी ना है। पर लिख कैसे रहे हैं? अगर ये अंदर वाला x 0 या 0 से बड़ा है तो फिर x ही लिखना है। अगर ये अंदर वाला x 0 या 0 से बड़ा है तो x ही लिखना है। अगर अंदर वाला x 0 है तो 0 ही लिखना है। पर अगर अंदर वाला x नेगेटिव है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो फिर हमें माइनस x लिखना है ना? जैसे कि हमने ये लिखे थे ये नंबर, अगर मैं तुमसे पूछूं मोड ऑफ माइनस का 5 निकालो, तो अब जो अंदर x लिखा हुआ है बेटा वो x नेगेटिव लिखा हुआ है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसका आउटपुट निकलेगा माइनस x, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ माइनस x, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो x अंदर लिखा हुआ है वो x क्या लिखा हुआ है? इस वाले केस में नेगेटिव लिखा हुआ है। x क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो उसकी आउटपुट कैसे निकलेगी? x को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, जब x को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो प्लस का 5 आएगा। यहां पे जो ये x लिखा हुआ है ये नेगेटिव लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं माइनस का 0.1, माइनस 0.1 के अंदर जो ये x लिखा हुआ है ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? माइनस का माइनस में 0.1, क्योंकि जब नेगेटिव लिखा होगा x तो उस केस में माइनस x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1। तो ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, ये मतलब समझ आना चाहिए अच्छे से। आया कि नहीं आया? कि मोड x फंक्शन 2 तरीके से टूट जाता है। एक तरीके से 2 तरीके से टूट गया,
एक तो ऐसा और एक ऐसा, दो हिस्से में टूट गया, दो पीस में टूट गया, ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो दो पीस में टूट गया। एक पीस तो 0 या 0 से बड़े वाले का और एक पीस 0 से छोटे वाले का। ऐसे फंक्शन ना जो दो पीस में टूट जाते हैं, हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे लिमिट्स वाले चैप्टर में। जब ये ऐसे फंक्शन टूट जाते हैं जो दो पीस में टूट गए, इन फंक्शन को हम, इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, जो पीस में डिफाइन हो जाए। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे पीस वाइज फंक्शन। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये बात समझ में आई? ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ भी अच्छा बनता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक वी शेप्ड ग्राफ बनता है। मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वी शेप्ड ग्राफ बनता है। बनाते हैं, चलो, एकदम इजी सा ग्राफ है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं कुछ, एक बार रफली देखते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। जीरो पे कितनी आएगी, जीरो, मान लो मैं थोड़े से पॉइंट बना देता हूँ, 1 3, तुम्हें समझ आ जाते हैं पॉइंट से, 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 ठीक है, एक बार बना दिया मैंने थोड़ा सा ग्राफ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। देखो बताओ अब, जीरो पे कितनी वैल्यू देगा, जीरो, 0.5 पे कितनी देगा, 0.5, कुछ एक पॉइंट पुट करके देख लो। 1 पे कितनी वैल्यू देगा, 1, 2 पे कितनी वैल्यू देगा, 2, 2.5 पे देगा 2.5, 3 पे कितनी वैल्यू देगा, 3 पे वैल्यू देगा 3, 4 पे वैल्यू देगा 4, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, एक सीधी लाइन बन रही है। -0.5 पे देखोगे तो -0.5 पे +0.5 बनेगा, -1 पे कितना बनेगा, +1 बनेगा, -1.5 पे प्लस का 1.5, ऊपर ही दिखेंगी ना वैल्यू, नीचे क्यों दिखेंगी, क्योंकि नेगेटिव पे भी प्लस की वैल्यू देगा, उनको पॉजिटिव बना देगा। -2 पे वैल्यू देखोगे तो प्लस की 2 आएगी, है ना। तो यानी कि इनको ज्वाइन करोगे तो एक वी वी जैसा शेप बनेगी। क्या बनेगी, एक वी जैसी शेप बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा, हमें एक शेप ध्यान रहनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। मॉडुलस फंक्शन की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप्ड ग्राफ बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वी शेप्ड ग्राफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वी शेप्ड ग्राफ। समझ गए, ये मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है। अब बोलो किसी को समस्या है मॉडुलस फंक्शन के किसी भी तरीके की, जल्दी से बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लिख दो क्लियर सर, है ना। अगर सब कुछ समझ में भी आ गया तो बता देंगे कि सर क्लियर हो गया है। कुल विशाल, ठीक है, नंदिनी, सुप्रतिम, शिवम कह रहा है कि क्लियर हो गया है, काश भी कह रहा है क्लियर हो गया है। चलो, सर वाई एक्सिस का नेगेटिव यूज कीजिए, मतलब समझा नहीं। चलो समझ गए। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर एक छोटा सा चेंज कर दूं, मान लो मैंने एक ये फंक्शन लिख दिया, मान लो ये लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1। पहले मैंने क्या लिखा था, देखो इससे कंपेयर करो, दोनों चीजों को कंपेयर करो, बड़े इजीली समझ आएगी बात को। मैंने क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा था। इन दोनों चीजों को कंपेयर करो जल्दी। ठीक है,
मुझे एक बात बताओ, ये कहां पे टूटा था? मुझे बताओ ये कहां पे टूटा था, ये वाला? ये जीरो कहां बन रहा था? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये जीरो बन रहा था, जीरो पे। ये वाला जीरो कहां बन रहा था? जीरो पे। और अगर मैं जीरो से आगे चल रहा था तो ये पॉजिटिव बन रहा था। भाई जीरो से आगे चलोगे, एक्स की जगह पे जीरो से बड़ा नंबर रखोगे तो पॉजिटिव, और एक्स जीरो से छोटा रखोगे तो नेगेटिव। मानते हो इस बात को? तो हम बोल रहे थे अगर जीरो या जीरो से बड़ा कोई नंबर रखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम यहां पे क्या बात बोल रहे थे? हम यहां पे बोल रहे थे कि जीरो या जीरो से बड़े नंबर की बात करोगे तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो ऐसे का ऐसे आउटपुट निकाल के दे देगा, ऐसे का ऐसे, जैसा उसके अंदर लिखा है वैसे का वैसे। ये काम मॉडुलस का है। और कहता है कि अगर मॉडुलस के अंदर एक नेगेटिव नंबर रखा है, मॉडुलस के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर रखा है तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देगा। दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा नंबर रखा है, मॉडुलस के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा नंबर रखा है तो ऐसे का ऐसे आउटपुट दे देगा। और अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव रखा है तो माइनस से गुना करा देगा। यही तो कर रहे हो। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव रखा तो ऐसे का ऐसे, पॉजिटिव रखा तो ऐसे का ऐसे, नेगेटिव रखा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, नेगेटिव रखा तो माइनस से, नेगेटिव रखा तो माइनस से, है ना? अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहां पे तो ये बात समझ आ रही थी मुझे कि जीरो पे जीरो, जीरो से आगे चल रहा हूं तो पॉजिटिव बन रहा है अंदर, और जीरो से पीछे चल रहा हूं तो नेगेटिव बन रहा है। अगर यही बात मैं यहां पे सीखूं, पूछूं तुमसे, तो जरा मुझे बताओ कि ये वाला जीरो कहां बन रहा है? तुम बोलोगे कि सर ये वाला तो जीरो बनेगा एक पे, ये वाला तो जीरो बनेगा एक पे। अब बताओ अगर मैं एक से आगे चलूं तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अगर मैं एक से आगे चलूं तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जैसे कि दो रख दिया, तीन रख दिया, चार टाइप का कुछ ले लिया। अगर मैं जीरो वन से आगे चलूंगा तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव चीज दिखेगी, मानते हो? अगर मैं एक से आगे की तरफ चलूंगा तो मोड के अंदर मेरे को एक पॉजिटिव चीज दिखेगी, रख के देख लो कुछ भी। और अगर एक से पीछे चलोगे, एक से अगर पीछे चलोगे तो एक नेगेटिव नंबर दिखेगा मोड के अंदर। जैसे एक से पीछे मान लो तुमने जीरो रख दिया इसके अंदर, अगर तुमने इसके अंदर जीरो रख दिया तो जीरो माइनस वन, माइनस का वन बनेगा, तो मोड के अंदर नेगेटिव दिखेगा। यानी कि अब मेरा जो ये टूट रहा है ये ऐसे टूट रहा है कि x की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी, यहां पे x की वैल्यू वन है और उससे बड़ी है। जैसे वो जीरो या जीरो से आगे चल रहा था, ये वन या वन से आगे चलेगा, और या फिर वो वन से छोटा चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वन या वन से आगे चलेगा, वन या वन से आगे चलेगा तो या तो जीरो बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, या तो जीरो बनेगा, वन पे तो जीरो बनेगा और या आगे पॉजिटिव। तो जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा तो मोड कोई काम नहीं करता। जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा, मोड के अंदर अगर जीरो या जीरो से बड़ा रखा है तो मोड कोई काम नहीं करेगा, ऐसे का ऐसे निकाल देगा। तो एक या एक से बड़े नंबर के लिए ये अंदर पॉजिटिव या फिर जीरो बनेगा, तो मोड कुछ काम नहीं करेगा, एक्स माइनस वन ही निकाल देगा, एक्स माइनस वन ही निकाल देगा। और अगर x की वैल्यू एक से छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव बन रहा है, फिर अगर मैं छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो मोड उस पर काम करेगा, उसको क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। तो वो क्या करेगा? फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देगा, उस केस में ये आउटपुट बन जाएगी। बोलो क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो एक पड़ाव और पार कर लिया है तुमने, एक पड़ाव और पार कर लिया। बिल्कुल सुप्रतिम, समझे मेरी बात को? जैसे कि ये होगा एकदम वैसे का वैसे, अगर अब मैं तुम्हें कोई और क्वेश्चन दूं, मैंने कह दिया कि मोड x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस थ्री, मैं कहूं इसको ब्रेक करके दिखाओ, तो क्या इसको ब्रेक कर दोगे तुम?
अगर मैं तुमसे पूछूं इसको ब्रेक करना चाहूं तो इसको ब्रेक कर पाओगे? अब ये वाला जीरो कहां बन रहा है बताओ, अब कुछ नहीं सोचना तुम्हें। अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो आगे कुछ करना ही नहीं है। ये जीरो कहां बनेगा? ये जीरो बनेगा -3 पे। तो एक तो 3 -3 या उससे बड़ा ले लेंगे, एक तो हम क्या ले लेंगे -3 या उससे बड़ा ले लेंगे, और एक हम क्या ले लेंगे 3 -3 से छोटा ले लेंगे। ठीक है, -3 या उससे बड़े पे ये पॉजिटिव रहेगा, -3 या उससे बड़े पे, अरे ब्रैकेट इधर से सही से बने, -3 या उससे बड़े पे ये पॉजिटिव या जीरो रहेगा, तो उस केस में ये यू का यूं आ जाएगा, ऐसे का ऐसे आ जाएगा। और -3 से अगर छोटा लोगे तो उस केस में ये नेगेटिव बनेगा, तो उस पे हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया कुल मिला के। समझ गए कि नहीं समझ गए अच्छे से? बोलो। ठीक है, हाँ इसको करली ब्रैकेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। चलो एक काम और कर दो, इसको ब्रेक करके दिखाओ मुझे, एक छोटा सा काम कर दो। f(x) = 2x+1 का मोड, ये कहां पे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा बताओ? कहां पे ब्रेक होगा भाई? ये ब्रेक होगा एट x = -1/2 पे। ये कहां ब्रेक होगा? एट x = -1/2 पे, है ना? तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन -1/2। कुछ नहीं करना, ग्रेटर देन इक्वल टू पे ऐसे कैसे लिख देना है, और लेस देन वाले में माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ऐसे कर देना है। समझ गए होगे शायद सारे के सारे। तो ये मॉडुलस फंक्शन था। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन देखो कौन सा होता है, 8th फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये फ्रैक्शनल पार्ट का जिक्र मैंने तुम्हारे सामने लास्ट क्लास में भी किया था, अगर तुम्हें याद हो। फ्रैक्शनल पार्ट का हमने जो जिक्र किया था वो लास्ट क्लास में भी किया था, याद है तुम्हें? जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया था, जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया था, उस टाइम मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन किया था तुम्हारे सामने। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई अगर हम कोई भी इस दुनिया का इंटीजर लिखते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। उसके अंदर क्या होती है? दो चीजें होती है। एक तो होता है उसके अंदर इंटीजर पार्ट, और एक होता है उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट। याद है तुम्हें? एक उसके अंदर क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जैसे कि 3 अगर मैं तुमसे कहूं कि 4.9 को कैसे ब्रेक करोगे, तो 4 + 0.9 में ब्रेक करेंगे। माइनस का 1.3 है,
अब इसको हमने ऐसे नहीं किया था, -1 माइनस का 0.3 है ना, याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इसको 2 लिखेंगे और प्लस में 0.7 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट निकलता जा रहा है। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के दे दे, यानी कि ये वाली चीज निकाल दे सीधी, ये वाली चीज निकाल दे सीधी। अब ये वाली चीज कैसे निकलेगी खुद बताओ। अगर मैं 3.6 में से 3 को घटा दूंगा तो यही बच जाएगा भाई, इसको उठा के 3 को उठा के उधर ले जाओ। अगर मैं पूछूं कि 4.9 में 0.9 कैसे निकलेगा, इस 4 को उठा के उधर ले जाओ, इस 4 को उठा के उधर ले जाओ, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं ये अच्छा सॉरी -2 सॉरी -2 अगर मैं तुमसे पूछूं ये कैसे निकलेगा, तो ये वाला उधर चला जाएगा। इतनी ही तो बात करनी है। तो जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 7.6, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 7 + 0.6, 7 + 0.6। तो अगर ये x है तो ये वाली चीज क्या है, अगर ये x है तो ये वाली चीज क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ये वाली चीज क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, और ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो, x में से उसका क्या घटा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो। अगर x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 3.6 में से उसका इंटीजर पार्ट घटा दिया, 4.9 में से उसका इंटीजर पार्ट घटा दिया, तो यही तो बचा। ये वाला जो फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये एक फंक्शन डिफाइन किया है ना। और इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन भी देखो, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन और भी होती है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि x का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला है, x का क्या निकाला है, फ्रैक्शनल पार्ट। ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट निकाला है। तुम इतने से समझ लो, या ये भी लिख देते हैं कई बार कि x का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलेगा, x में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो, x में से उसका इंटीजर पार्ट हटा दो तो क्या बच जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट। अब जरा तुम मुझे ये बताओ खुद सोच के, इस दुनिया का कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका तुम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकाल सकते हो, जिसका तुम फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं डोमेन की बात करूं, कोई ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकलेगा। भाई तुम पॉजिटिव का भी निकाल रहे हो, नेगेटिव का भी निकाल रहे हो, और पॉजिटिव का भी निकाल रहे हो, नेगेटिव का भी निकाल रहे हो, और डेसिमल वालों का भी निकाल रहे हो, सबका निकाल रहे हो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो इसकी रेंज के अंदर है, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो कहां है, वो रेंज के अंदर है। देखो ये आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देखो इसकी ध्यान से। तुम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल के बताओ मुझे, ये देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहे हैं। मुझे एक बात ये बताओ, क्या फ्रैक्शनल पार्ट कभी तुम 1 बना सकते हो, बोलो। क्या किसी नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है? यानी कि मैं तुमको बोलूं कि एक ऐसा नंबर लिखा है, एक ऐसा नंबर लिखा है, यार एक ये फ्लाई है, ये मेरे रूम में घुस गई, पता नहीं कैसे घुस गई स्टूडियो के अंदर, परेशान कर रही है, कैमरे के सामने भी आ रही है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि क्या किसी नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट में 1 लिखा जा सकता है, तुम खुद बताओ। अगर तुमने भाई 1 लिख दिया तो ये भी तो एक और इंटीजर हो गया, ये भी तो एक और इंटीजर हो गया। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 5 को कैसे लिख के दिखाओगे, 5 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे 5 + 0, 5 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे 5 + 0, है ना। मैं तुमसे अब 5 को मैं क्या ये लिख सकता हूं 4 + 1, क्योंकि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 तो होता नहीं, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 तो होगा नहीं ना, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही होगा।
ऐसे ना समझो भाई, ऐसे मत समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ फंक्शन ही ये डिफाइन किया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इससे ही देखो तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बताओ। 5 रखा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 5 ही होगा, 0 आ रहा है ना। अगर तुमने कोई डेसिमल टाइप का नंबर रख दिया 13.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने चले तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो तुम्हें साफ साफ पता है क्या आएगा, है ना। तो 13.3 और 13.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 होगा, है ना। तो 13.3 में से जाएगा तो 0.3 बचेगा। अरे भाई एक इंटीजर के अंदर क्या फ्रैक्शनल पार्ट होगा, एक इंटीजर के अंदर कोई डेसिमल वाला पार्ट होगा। 2 के अंदर कितना डेसिमल पार्ट है, 2 के अंदर तो डेसिमल पार्ट है ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा इंटीजर है, समझ रहे हो। तो एक इंटीजर के अंदर कैसे फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ -1.2 के अंदर निकालो, तो क्या लिखोगे, -1.2 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, -1.2 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2। तो -1.2 माइनस में -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2 होगा, -2 होगा। तो ये कितना बन रहा है, -1.2 प्लस का 2, 0.8। इसीलिए तो मैं तुम्हें -1.2 को ये लिखवा रहा था, क्या लिखवा रहा था, 2 माइनस का 2 प्लस 0.8। समझ आ रही है बात, क्योंकि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन डिफाइन होता है वो 0.8 निकाल के देगा, तो ये निकलेगा। अब जरा तुम मुझे खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव बन सकता है, पहले तो इस चीज का जवाब दो। देखो जीरो तो बन रहा है, जीरो तो बन रहा है, किसी भी इंटीजर का निकालोगे, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे, -1 का निकाल लो, हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है तुम्हारा 0, क्योंकि उसके अंदर कहां कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बाकी किसी डेसिमल नंबर का निकाल रहे हो तो जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो 0 से 1 के बीच का एक नंबर आ रहा है, 0 से 1 के बीच का एक नंबर आ रहा है। क्या कभी नेगेटिव बन पाएगा, कभी नेगेटिव नहीं बन पाएगा। क्या 1 बन पाएगा, 1 बना सकते हो कभी। ऐसा एक इंटीजर सोचो जिसके अंदर से उसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाऊं, ऐसा कोई रियल नंबर सोचो जिसके अंदर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करे तो 1 बच जाए। बताओ ऐसा कोई भी बता दो मेरे को, कोई ऐसा नंबर बता दो जिसके अंदर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 1 बच जाए। ऐसा भी कभी नहीं होगा, करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, 1 भी नहीं हो सकता। क्या 1 से बड़ा हो सकता है, क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है बताओ फ्रैक्शनल पार्ट, क्या 1 से बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। सोचो अगर 1 से बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, मैं सपोज बोल रहा हूं कि 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट है या 1.3 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसके अंदर से 1 इंटीजर फिर से नहीं निकल जाएगा, उसके अंदर तो एक इंटीजर अभी भी है। तो 1 से बड़ा होगा तो उसके अंदर 1 एक इंटीजर बन जाएगा या 2 एक इंटीजर बन जाएगा, तो ये तीनों ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये चॉइस नहीं रह गई कि 0 हो सकता है और 0 से आगे डेसिमल का हो सकता है और 1 नहीं हो सकता, सिर्फ इतना नहीं बच गया। 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, पर 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, क्लोज्ड 0 से ओपन 1, ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज हो गई। इसको ग्राफ करते हैं, इसका ग्राफ भी बहुत अच्छा बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। देखो बिल्कुल विशाल, देखो जैसे कि यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2, हाँ मान लिया 1 है। चलो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा,
0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.1 का 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो तो 0.1 माइनस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.1 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 घटाएंगे तो 0.1 ही आ जाएगा। तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1 ही, जितना आगे चल रहे हो उतना ही ऊपर। सेम 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 0.2 ही आएगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, ऐसे करते करते 0.999 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.999। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ अब कितना आएगा? जैसे जैसे चलते जा रहे हो वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट भी चलता जा रहा है। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जब निकालोगे तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भाई कितना आएगा? 1 के अंदर तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं, 0 आएगा। जैसे ही 1 रखा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट यहां नीचे दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये एक लाइन बन रही थी हमारी सीधी ऐसे, पर 1 की वैल्यू यहां नहीं मिली तो यहां पे सर्कल करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू यहां मिली नीचे 0 पे। अब फिर 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। जब 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, 1.1 माइनस 1 0.1। तो 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.3 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, 1 ऐसे 1.999 तक जाओगे तो 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा 0.9, फिर से ऊपर आ गए। पर जैसे ही 2 रखोगे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। तो ये लाइन थोड़ी थोड़ी चलती गई 0.9 तक, फिर रुक गई। एकदम यही प्रोसेस चलाते जाओगे, फिर 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2, 2.999 का 0.9, और जैसे ही 3 रखोगे फिर से फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट का इस तरीके। सेम चीज यहां पे -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। इससे पीछे देखो यहां पे कौन मिलेगा? यहां मिलेगा माइनस का 0.9, -0.9 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, -0.9 और माइनस में माइनस का 1, तो 0.1, 0.1। फिर -0.8 रखोगे तो 0.2, जैसे ही -0.1 रखोगे तो 0.9, पर 0 पे 1 नहीं मिलेगा, 0 पे मिलेगा 0, 0 पे मिलेगा 0। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, बढ़ता जाएगा पर 1 नहीं होगा। ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। समझ में आया? ऐसा दिखता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना? अच्छा ग्राफ क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। इसको कोई सा ग्राफ नहीं बोलेंगे विशाल, इसको हम कोई भी ग्राफ नहीं बोल, ठीक है? चलो बढ़िया। तो ये अब एक तरीके के ग्राफ हमारे पास पूरे हो गए। 2 ग्राफ और आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, उनको और देखते हैं, ठीक है? पहले हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो 2 ग्राफ है ये रिलेशन फंक्शन में तो इतने यूज नहीं होंगे, पर ये हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस 2 ही बचते हैं, 2 ही और कराऊंगा, एक तो एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथमिक। थोड़ा टाइम भी खाएंगे ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स। ए कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर में एक्स रखा है। ए जो है उसकी पावर में एक्स रखा है। करिश्मा 2 हो रहे हैं। हाँ, क्यूबिक भी होता है, स्क्वायर भी होता है, उन इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में शायद क्यूबिक भी दिया हुआ है, वो तुम खुद से डिस्कस कर सकते हो।
मैंने स्क्वायर वाला करा दिया, ऐसे तो क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक वाला भी 4 डिग्री का 5 का, तो वो तुम खुद से कर सकते हो, वो इतना ठीक है, मैंने स्क्वायर वाला करा दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या होता है, ए रेस टू द पावर एक्स। अब ए तो एक कांस्टेंट है और एक्स तो एक्स है ही, मतलब जो पुट करोगे, अगर एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 1 यहां रखा जाएगा, ए की पावर 1। अगर 2 रखोगे तो एफ ऑफ ए की पावर 2 ऐसे बनेगा। अब सब पहला सवाल तो यही आता है कि ये ए क्या होगा, जो ये कांस्टेंट है ये ए होगा क्या। अब ध्यान से सुनना, ए क्या होगा। जो हमारा ए होता है ना, वो क्या होता है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है ए के पास। एक तो जो हमारा ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा ए है वो 1 नहीं होना चाहिए। दो बातें कर रहा है। जो हमारा ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यानी कि हम कौन से ए की बात कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो ये ए की नंबर लाइन है, ये ए की नंबर लाइन, ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां मान लो 0 है, यहां मान लो 1 है, तो मैं कह रहा हूं कि ए जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में रहे, या फिर 1 से बड़ा रहे, 1 से इंफिनिटी तक कितना भी हो। यानी कि ये नहीं होना चाहिए, यहां ये वैल्यूज नहीं लेगा, 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि सर ये क्यों नहीं होगा, 0 क्यों नहीं होगा, 1 क्यों नहीं होगा, नेगेटिव क्यों नहीं होगा। अब उसके रीजन सुनो क्या क्या है। अगर a की वैल्यू 0 ले ली, अगर a की वैल्यू तुमने 0 ले ली, तो जो हमारा फंक्शन है वो बन जाएगा 0 की पावर x, और 0 की पावर x तो 0 ही होता है, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। और कांस्टेंट फंक्शन तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो फंक्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 0 को नहीं लेंगे। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर x, और 1 की पावर x भी 1 ही होगा हमेशा, 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा। और ये भी फिर से कांस्टेंट फंक्शन बन गया, ये भी फिर से क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। ये भी हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों फंक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे कोई खास रीजन नहीं है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव ले ली, ये समझना ध्यान से, अगर a की वैल्यू तुमने लेस देन 0 ले ली, मान लो अगर a की वैल्यू नेगेटिव ले ली, जैसे कि मान लो तुमने a की वैल्यू क्या ले ली, -3 ले ली, ये बन गया -3 की पावर x। यहां क्या समस्या है, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी -3 की पावर 1/2। भाई a की वैल्यू अगर तुमने नेगेटिव ले रखी है तो ये बन जाएगा -3 की पावर x, यानी कि f ऑफ 1/2। तो -3 की पावर 1/2 लोगे तो ये रूट में -3 बन गया। क्या रूट में -3 की वैल्यू निकाली जा सकती है, रूट में -3 तो निकाला ही नहीं जा सकता, रूट में तो नेगेटिव निकाला ही नहीं जा सकता। तो ये तीनों में ही समस्या हो गई, ना तो 0 ले सकता, ना 1 ले सकता, ना नेगेटिव ले सकता। ये तीनों बातें समझ में आ गई। तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची, या तो हमारा जो a है वो 0 से 1 के बीच में होगा, या फिर जो हमारा a है वो 1 से बड़ा होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन जो है ना, दो पार्ट्स में ही डिस्कस किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा, इस फंक्शन को दो ही पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। केस 1, केस 1 कहता है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी ले लो। यहां पे पहले फंक्शन को डिस्कस करो, a की वैल्यू क्या ले लो, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी यानी कि 1 से आगे कुछ भी। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ जाए। a को हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तुम ये मान के चलना कि a को अगर 1 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन सारा ही ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, तो कुछ भी ले लो।
जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एफ एक्स को क्या ले लिया, सपोज ए की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 की पावर एक्स, तो ए की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली। इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं, इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इस फंक्शन का जो डिस्कशन होगा वो सबके लिए हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी लो, सबके लिए हो जाएगा। जैसा यहां दिखेगा वैसा ही सबके लिए दिखेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम इसके अंदर क्या नंबर पुट नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको पुट नहीं कर सकते? तुम 0 रखोगे, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगी। तुम नेगेटिव नंबर रख लो -1, 2 की पावर -1 रखोगे तो 1/2 बन जाएगा। तुम पॉजिटिव नंबर तो रख ही सकते हो, 1.3 रख लो, 2 की पावर 1.3, कुछ ना कुछ तो आएगा। जो भी सोल्व हो गया आएगा, मुझे नहीं पता, पर आए तो गा। क्या कोई ऐसा डेसिमल का नंबर, कोई नेगेटिव नंबर, कोई 0 नंबर, कोई ऐसा भी नंबर है जो यहाँ पे समस्या करेगा, पुट नहीं हो सकता? जो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तुम एकदम आराम से पुट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसकी जो डोमेन होगी हमेशा, इसकी डोमेन हमेशा क्या होगी? ऑल रियल होगी। ठीक है, अब समझते हैं इसकी रेंज को, इसकी रेंज को ध्यान से समझते हैं। और रेंज समझने के लिए ना हम इसका ग्राफ बनाते हैं साथ साथ, इसका ग्राफ बनाते हैं साथ साथ। ग्राफ से तुम्हें रेंज भी समझ आ जाएगी और डोमेन, डोमेन तो आ ही जाएगी, वैसे कर भी चुके हैं। चलो हम फंक्शन क्या लेके चल रहे हैं? फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स को पुट करते हैं, फिर पता लगेगा। 0 रख के देखो, एक्स की वैल्यू अगर तुमने 0 रख दी, एक्स की वैल्यू अगर तुमने 0 रख दी तो कितना बनेगा? 2 की पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है? 1। मान लो यहां 1 है तुम्हारा, मान लो यहां 1 है, तो 0 पे कितनी वैल्यू दे दी? 1। थोड़ी पॉजिटिव के रख के देखते हैं, अगर तुमने 1 वैल्यू ले ली, तो एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1, यानी कि 2 बन जाएगा। तो आगे जा रहा हूं तो ऊपर जा रही है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, मान लो यहां है। अगर मैं 2 पे वैल्यू निकाल रहा हूं तो 2 की पावर 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और ज्यादा आ रही है। अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 4 आ रही है, 2 रख रहा हूं तो 4 आ रही है, 3 रख रहा हूं तो 3 रख रहा हूं तो 2 की पावर 3 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और ज्यादा आ रहा है, यानी कि आगे जाती जा रही है। -1 रख के देखो, -1 रखा तो 2 रेज टू द पावर -1, यानी कि 1/2, 1/2 यानी 0.5, यानी कि 0.5, 0.5 पे कम आ रही है, कम हो गई, 1 से कम हो गई। और -2 रखा तो -2 रखो तो 2 की पावर -2, यानी कि 1/2 की पावर 2, यानी 1/4, और कम हो गया, और कम हो गया। -2 रखने पे और कम हो गया, -3 रखोगे तो और कम हो जाएगा। ऐसे करते जाओगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पर क्या ये कभी 0 बन पाएगा? 0 कभी नहीं बन पाएगा। कम जरूर होता जाएगा, पर ये कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। मानते हो इस बात को? कम होता जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, पर 0 नहीं बन पाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। यहां पे 0 पे ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 1 है। कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और ये ग्राफ कब दिख रहा है? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी ली है। तो जब भी a की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जब भी a की वैल्यू हम 1 से बड़ी लेंगे, तो ये हमेशा ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि इसकी रेंज क्या बन रही है? आउटपुट में नंबर आ कैसे रहे हैं? आउटपुट में नंबर कैसे आ रहे हैं? क्या कभी कोई नेगेटिव आउटपुट आ सकती है? क्या कभी नेगेटिव आउटपुट आई? देखो सारी की सारी पॉजिटिव है, कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ग्राफ नीचे तो गया ही नहीं, सब पॉजिटिव वैल्यूज आई आउटपुट में। क्या आउटपुट में कभी 0 आया? आउटपुट में कभी 0 भी नहीं आया, 0 कभी नहीं आया। रख के देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं 0 तो कभी बन ही नहीं सकता है।
कोई भी नंबर पुट कर लो, जीरो आएगा ही नहीं। तो इसकी जो आउटपुट बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स बनेगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या बनेगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? जीरो से बड़े, तो जीरो से लेके और इंफिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोल रहे हो भाई सुदेश? इंटीजर कहां से दिख रहा है? अभी तक बहम निकला नहीं है इंटीजर का। ये इंटीजर है 0.5 0.25, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर कहां से दिख रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझे कि नहीं समझे बताओ? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब यहां पे एक स्पेशल केस आता है इसके अंदर, इसी के अंदर एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या होता है यही डिस्कस कर देता हूं मैं। यहीं पे एक हमारे पास क्या आता है? स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस कहता है कि जब ए जो है ना, व्हेन ए इज इक्वल टू ई, व्हेन ए इज इक्वल टू ई। अब ये ई क्या चीज है? तुमने कई जगह देखा होगा ये ई क्या होता है। ये ई क्या होता है तुमने कई जगह देखा होगा। ई क्या होता है? ई होता है एक्सपोनेंशियल नंबर। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। जो हमारा ये जो फंक्शन है, जो ये हमारा फंक्शन है, इसका नाम यहीं से ही पड़ा है। जैसे तुमने पाई सुना है, पाई पाई। पाई क्या होता है? पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है जो 3.14 समथिंग ऐसे चलता जाता है। पाई क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है जो 3.14 ऐसे चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। सिमिलरली ई भी क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे पाई होता है वैसे ही ई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। घबराना नहीं है इसको देख के कि ये ई क्या चीज है। जैसे पाई एक चीज है वैसे ही ई भी एक चीज है। और ई होता है एक इरेशनल नंबर, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71, और ये चलती जाती है ऐसे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखो ई वाला केस इसमें गया कि नहीं गया? ले सकता हूं ना मैं ए को ई? क्या मैं ए को ई नहीं ले सकता? देखो क्योंकि ई भी 1 से बड़ा है, क्योंकि ई 2.71 होगा और ये 2.71 1 से तो बड़ा ही होगा। तो यहां पे मैं ए को ई भी कंसिडर कर सकता हूं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ग्राफ तो एकदम यही बनना है। मैंने कहा ए को 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, सब कुछ सेम रहेगा, डोमेन रेंज ग्राफ यही बनेगा सब कुछ। तो यहां पे मैं ए को ई क्यों नहीं ले सकता? ले सकता हूं। तो उस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो तुम्हें घबराना नहीं है ये फंक्शन देख के कि ये क्या चीज आ गई। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है? ए को बस ई लिया हुआ है। ई क्या चीज है? ई कोई भी चीज नहीं है, ई एक इरेशनल नंबर है 2.71 का। अगर तुम ए को पाई ले लोगे, ए को अगर तुम पाई ले लोगे तो पाई की वैल्यू भी तो 1 से बड़ी ही होती है। पाई की वैल्यू भी 1 से तो बड़ी ही होती है। तो अगर ए को पाई ले लिया तो ग्राफ फंक्शन क्या बन जाएगा? पाई रेज टू द पावर एक्स। पाई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ भी यही बनेगा, समझ रहे हो? पाई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ भी यही बनेगा, सेम ही बनेगा। तो वैसे ही हमने ई रेज टू द पावर एक्स ले लिया। नहीं समझे मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। समझे या नहीं समझे? हाँ, वहां पे उसकी वैल्यू यूज नहीं की जाती बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सोचो दूसरे वाला केस डिस्कस करते हैं। केस 2, व्हेन ए इज लेस देन 1, जब ए की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो क्या होगा?
व्हेन ए इज लेस देन 1, ए की वैल्यू 1 से छोटी ले लो, जल्दी से डिस्कस करते हैं, बस ये लास्ट चीज डिस्कस करते हैं। ए की वैल्यू लेस देन 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 1/2, ए की वैल्यू 1/2 ले ली, 1 से छोटी पर 0 से बड़ी, 1 से छोटी पर 0 से बड़ी। 1 से छोटा लिखना तो गलत है ना, 1 से छोटा तो नेगेटिव भी हो सकता है, पर ए को नेगेटिव नहीं लेना, तो 1 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा भी लिखो। तो मैंने सपोज मैंने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। 1/2 ऐसा ही नंबर है जो 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। इसको डिस्कस करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा, इसका हम सीधा ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, कुछ एक नंबर से लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, कुछ एक रख के देखते हैं। सबसे पहले 0 रखो, 0 पे कितना बनेगा, 1/2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होगा, तो उसमें तो 1 ही आएगा, है ना। एफ ऑफ 1 निकालो, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, 1/2, देखो कम हो रहा है, पिछली बार ज्यादा हो रहा था, अब की बार कम हो रहा है, तो कम हो रहा है। 1/2 की पावर 2, 2 रख के देखो, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि 1/4 हो जाएगा, और कम हो गया। 3 रखोगे तो और कम हो जाएगा, यानी कि इसमें कम होता जा रहा है, इसमें क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इधर नेगेटिव रख के देखो, -1 रखो, 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 का मतलब क्या है, इसको पलट दो, 2/1 की पावर 1, पलट जाता है ना फ्रैक्शन, माइनस पावर होती है, तो ये 2 बना, यानी कि -1 पे 2 वैल्यू आ रही है, ज्यादा वैल्यू आ रही है। -2 रखो, 1/2 की पावर -2, तो वो कितना हो जाएगा, 2/1 की पावर 2, यानी कि 4, यानी कि 4, तो -2 की पावर 2 निकालोगे तो और ज्यादा हो रही है। तो पहले वो ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब की बार वो ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं फ्री हैंड से हमारा ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। और मैं इसको ठीक से बना दूं अगर, तो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसकी डोमेन देखूंगा, सारे नंबर रखे हमने जैसे वहां रखे थे, इसकी डोमेन भी ऑल रियल है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, सेम टू सेम रेंज है, पॉजिटिव हैं सारे के सारे नंबर्स, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, ओपन 0 से इंफिनिटी। यहां कोई स्पेशल केस नहीं है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लोगे तो ये बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, बोलो अच्छे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक फंक्शन बचता है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन को फिनिश ही कर लेंगे, फंक्शन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन एक और बचता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जरूर से जरूर रिवाइज करके आना, ये यूज होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा सा यूज होगा, इसको रिवाइज करना, डीपीपी को ट्राई करना। आज के लिए इतना ही करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में कराऊंगा भी तो अब वो कंप्लीट होगा नहीं, है ना, टाइम कम बची है, 5 मिनट बची है, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। चलो फिर डीपीपी ट्राई करना, फंक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है, कल अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक के लिए बाय, सी यू, देन टेक केयर, हम मिलेंगे अब परसों, बाय। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चले तो नहीं गए, चले गए क्या, क्लास तो 5:30 बजे तक है ना, मैं तो भूल गया यार, अरे यार मेरे को लगा 5:15 तक है क्लास, होके गए, चले गए, चले तो नहीं गए, मुझे तो याद ही नहीं रहा, क्लास तो 5:30 तक होता है ना, मुझे लगा कि 5:15 तक है,
मेरा भी दिमाग आउट था। हाँ यहीं हो ना, यहीं हो, कोई चले तो नहीं क्या? नमन कह रहा है मैं तो यहीं हूँ। मेरे को तो भूल गया यार मैं एकदम से। चलो चलो ठीक है ठीक है। हाँ मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे लगा 5:15 होती है क्लास। मुझे लगा 5:15 क्लास फिनिश होगी। दिमाग पता नहीं कहाँ था। चलो चलो बढ़िया है, कोई नहीं, शुक्र है। याद आ गया एकदम से, एक बच्चे ने, सुप्रतिम ने कमेंट करके याद दिला दिया कि सर 5:30 होती है क्लास एंड। हाँ तो चलो एक दो चीजें और डिस्कस कर लेंगे। हाँ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मुझे ध्यान नहीं रहा यार। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखो क्या होती है। ये तुमने 7वीं क्लास में ही पढ़ी हुई है, ये तो तुमने 7th क्लास में ही पढ़ ली थी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, ए की पावर m और अगर उसकी पावर n है, समझ रहे हो ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर mn। सीखी होंगी ये प्रॉपर्टी तो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर a की पावर m, दूसरी प्रॉपर्टी है a इंटू में b की पावर अगर m है, तो वो क्या होती है, पावर्स अलग अलग हो जाती है। a की पावर m इंटू बी की पावर m। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो हमने पढ़ा है अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो m प्लस n हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a की पावर n m अपॉन a की पावर n है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a की पावर 0 है तो ये हमेशा 1 बनती है, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, वो तो तुम्हें पता ही है। a की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए। 1 तो हो जाओ, 1 में तो क्या ही दिक्कत। ठीक है, और भी कोई होती है क्या यहाँ पे, और भी कोई होती है क्या? मेरे ख्याल से यही होती है बस, 5 प्रॉपर्टीज। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। चलो 1-2 मिनट बचते हैं, कुछ मतलब 1-2 मिनट नहीं, अभी टाइम बचता है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं आज के ही बेसिस पे। कहता है कि इसकी डोमेन रेंज बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 एक्स माइनस। चलो इसकी डोमेन बताओ सबसे पहले, इस फंक्शन की डोमेन बताएंगे क्या होगी। मोड ऑफ x माइनस 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस फंक्शन की डोमेन पूछी है और क्या पूछी है, रेंज पूछी, बताएंगे। देखो ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूं, ये फंक्शन है तुम्हारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन यानी कि ऊपर एक फंक्शन रखा हुआ है, नीचे एक फंक्शन रखा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था इस तरह के फंक्शन को समस्या बस एक जगह होती है, कहां पे, नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए। इसको समस्या कहां होगी, नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए। और नीचे वाला 0 कहां बन रहा है, नीचे वाला 0 बन रहा है 5 पे। अगर तुमने x की वैल्यू 5 ले ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डोमेन में से 5 को निकाल देंगे। डोमेन में से क्या करेंगे, 5 को निकाल देंगे। तो जो इसकी डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन कितनी बन जाएगी, ऑल रियल माइनस का 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात? इस फंक्शन की डोमेन कितनी बन जाएगी, ऑल रियल माइनस का 5। ये तो हो गई इसकी डोमेन।
अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ध्यान से मेरी एक बात बताना मुझे, x-5 जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि कहां ब्रेक होगा। अगर मैं x-5 को ब्रेक करवाना चाहूं तो कहां पे ब्रेक होगा, बताओ जल्दी बताओ। x-5 तुम्हारा कहां ब्रेक होगा? तो x की वैल्यू 5 पे टूटेगा, तो 5 या 5 से बड़ा और 5 से छोटा। 5 या 5 से बड़े पे वैल्यू क्या देगा, x-5, और 5 से छोटे पे क्या वैल्यू देगा, माइनस का x-। ये तो तुम्हें समझ आती है बात। अब देखो उसने क्या कहा है कि भाई 5 को तो छोड़ दो, 5 की तो बात ही नहीं करनी। 5 की बात कब नहीं करनी, जब डिवाइड में x-5 आ जाए। अब हमें जो हमारा फंक्शन बनाना है, हमें जो हमारा फंक्शन बनाना है उसके अंदर डिवीजन में x-5 चाहिए, उसके अंदर डिवीजन में x-5 चाहिए। तो यहां पे भी डिवीजन में x-5 आ जाएगा और यहां पे भी डिवीजन में x-5 आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब वो कहता है जैसे ये फंक्शन बन गया तो 5 की तो बात ही नहीं करनी तुम्हें, तो मैं यहां से 5 को हटा दे रहा हूं, तो कोई समस्या तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 की तो मेरे बात कर ही नहीं सकता, 5 पे तो ये फंक्शन गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा ये फंक्शन बन गया अब। और देखो x-5 से x-5 यहां भी कट गया और यहां भी कट गया, यानी कि जो ये मेरा फंक्शन है 5 से बड़ी वैल्यू पे तो कितनी वैल्यू देगा, 1। 5 से बड़ी वैल्यू पे कितनी वैल्यू देगा, 1। और 5 से छोटी वैल्यू पे कितनी वैल्यू देगा, अगर x की वैल्यू 5 से कम लोगे तो ये कितना बनेगा, -1। ये कितना बनेगा, -1। यानी कि हमारा फंक्शन दो ही वैल्यू ले रहा है, यही तो तुम्हारा फंक्शन था। यानी कि हमारा फंक्शन बस दो ही वैल्यू ले सकता है। कहता है अगर 5 से बड़ा लोगे तो सिर्फ 1 आएगा, और 5 से छोटा लोगे तो -1 आएगा, और कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तुम रख के देख लो कोई भी नंबर इसके अंदर, इस दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, 5 को छोड़ के 5 से बड़ा रखोगे तो 1 आएगी, 5 से छोटा रखोगे तो -1 आएगी। तो फंक्शन की आउटपुट में क्या क्या आ रहा है, फंक्शन की आउटपुट में सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं, एक तो 1 और एक -1। तो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 1, -1, बस एक ये सेट बनेगा जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। समझे मेरी बात को? इस फंक्शन के अंदर बस ये दो ही आउटपुट निकल पाएगी। किसी को कोई समस्या है इस पार्ट में तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ छोटा सा। बताओ। तुमसे ही पूछूंगा। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ। f(x) = mod x अपॉन x। बताओ जल्दी से इसकी डोमेन बताओ, इस फंक्शन की डोमेन बताओ और रेंज बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली फोटोकॉपी सेम क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन था वो ही ये क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बोलो। वेरी गुड फूल बाबू, फूल बाबू का कमेंट एकदम ठीक है। इसको समस्या कहाँ होगी बताओ? इसको समस्या होगी जहां पे नीचे वाला जीरो बनेगा। नीचे वाला जीरो कहां बनेगा, नीचे वाला जीरो बनेगा 0 पे, तो रियल में से 0 को निकाल दो। बिल्कुल फूल बाबू सुदेश, r-0। और अगर रेंज की बात की जाए तो मोड x
कैसे टूटेगा बताओ, इसका टूटना तुम्हें पता ही है कि भाई सर ये टूटेगा 0 या 0 से बड़े पे और 0 से छोटे पे, नहीं टूटेगा। पर हमें क्या देखना है, मोड x अपॉन में x देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x, अच्छा x 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो x आएगा, और 0 से छोटा लेंगे तो माइनस x आएगा, ये भी हमें पता है। पर जब मैं इसको x से डिवाइड करा दूंगा तो फिर 0 को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 की तो बात ही नहीं करनी है। तो इस केस में मेरा क्या बन गया, यहाँ पे भी x से डिवाइड और यहाँ पे भी x से डिवाइड, x से डिवाइड करा दिया पूरा। तो ये कितना बन गया, ये तो बन गया 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे, और ये बन गया -1 जब x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे। सेम, तो इसकी रेंज कितनी बन रही है, 1 और -1, यही इसकी रेंज बन रही है। नहीं आई बात समझ में, ये इसकी रेंज बन गई। ठीक है, चाहे से कोई भी नंबर तुम रख के देख लो, है ना। जैसे कि 2 की इमेज निकाली, f(2) निकाला तुमने, तो mod of 2 अपॉन 2, mod of 2 हो जाएगा 2/2, 1 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे 1.1 की इमेज पूछूं, ऊपर होएगा 1.1 अपॉन में 1.1, तो ये भी 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि 1.1 आएगा ऊपर और नीचे भी आएगा 1.1, तो 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव रखोगे, माइनस का 5 रख दिया, तो mod ऑफ -5 अपॉन -5, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा -5, यानी कि -1 हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस का रेंज यही होगा सुदेश, अगर ऊपर सेम और नीचे सेम मोड लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसी का मोड अगर ऊपर लिखा है, जो नीचे लिखा है उसी का मोड अगर ऊपर लिखा है, तो डेफिनेटली 1 और -1 ही आएगा। ठीक है सुदेश, इस टाइप में यही होगा, समझ गए। अच्छा, इसका बता दो डोमेन और रेंज, fx इज इक्वल टू माइनस मोड x, इसका बता दो। ये तो एकदम आसान है, सिर्फ मोड x के आगे माइनस लगा दिया, इतना काम किया है, मोड x के आगे माइनस लगा दिया। तो देखो डोमेन में तो क्या है, पुट करना है, डोमेन में तो क्या करना है, पुट करना है। हमने क्या किया था, मोड x की बात की थी, मोड x में तो कुछ भी रखो कोई समस्या ही नहीं है, मोड x के अंदर तो कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत है, तो इसमें भी कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत है ना। तो इसकी जब डोमेन आएगी, इसकी डोमेन तो सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, ऑल रियल हो जाएगी, डोमेन तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स हो जाएगी। अगर मैं रेंज की बात करूं, अब बताओ, हमने देखा था कि जो मोड x होता है, हमने देखा था जो मोड x होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी कि वो या तो 0 वैल्यू देगा या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, या तो 0 देगा या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देगा। पर अगर मैं इन सारी इसके आगे माइनस लगा दूं, इस मोड के आगे माइनस लगा दूं, तो क्या सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज अपने आप नेगेटिव नहीं बन जाएंगी, बताओ। सारी की सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो सारी नेगेटिव बन जाएगी माइनस लगा के, 0 तो 0 ही रहेगा। तो पहले जो रेंज 0 से इंफिनिटी तक की थी, अब वो रेंज तुम्हारी -∞ से 0 तक नहीं हो जाएगी, सोचो इधर हो जाएगी सारी की सारी। इन सारे नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएंगे, है ना। इन सारे के सारे नंबर्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी, डोमेन हो गई ऑल रियल, रेंज हो गई -∞ से। ठीक है भाई, तो यहीं तक करते हैं बस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। फाइनली अब हमारा टाइम होने को आया है, 5:25 हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी प्रैक्टिस करके फंक्शंस को। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनिश कर देंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करके फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री काफी टाइम लेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। डीपीपी को ट्राई करना, मोड वाले क्वेश्चन आज हो जाएंगे। डीपीपी के अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुम, सारी तरह के फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन बचता है, उसका शायद डीपीपी में अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं डाला है मैंने। तो आज की डीपीपी, पिछली डीपीपी अब तुम सारी कर सकते हो। तो आज और कल की डीपीपी आराम से कर लेना, आज का और कल का तुम्हारे पास टाइम भी रहेगा।
अब हम मिलेंगे परसों की क्लास में। मेरे को उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू परसों, बाय।